नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान साहब। आपकी साख जो है ना वो दांव पर लगी पड़ी है। आपने काम नहीं किया, जनता के लिए जो काम हो सकता है जिससे कि वोट मिल सकता था वो नहीं किया। तू मैं वाली स्थिति जो है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? आप अपनी पार्टी को कितनी सीटें दे रहे हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत। ये बताइए कि आपकी साख जो है ना वो दांव पर लगी पड़ी है। देखिए, हर एक चुनाव में जब आमने सामने दो लोग लड़ते हैं या दो पार्टियां लड़ती है, दो नेता लड़ते हैं, तो यही होता है। अब जैसे दूसरी तरफ मैं ये भी कहूँगा कि प्रधानमंत्री की भी साख लगी हुई है और इसीलिए महाराष्ट्र में भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है, कोई नेता नहीं है, नेतृत्व नहीं है और उसको छुपाने के लिए वो सिर्फ प्रधानमंत्री को दिखा रहे हैं, उन्हीं की फोटो फिर से दिखा रहे हैं और सोच रहे हैं कि जो लोकसभा के समय हुआ वही शायद महाराष्ट्र में फिर से होगा। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के हर तालुक में जाकर के वहां पर भाषण कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, तो इस तरीके से लग रहा है कि जैसे कि इस बार फिर से महाराष्ट्र का चुनाव जो है मतलब तो मोदीमय हो चुका है। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस उसके अगेंस्ट में कम पड़ रही है? ये देखिए, मोदी तो मैं नहीं कहूँगा, एक अपनी वीकनेस छुपाने की कोशिश हो रही है कि उनके पास कोई नेता नहीं है जिसके हाथ वो महाराष्ट्र की बागडोर सौंप दे। अगर वो नहीं कर सकते तो नेक्स्ट बेस्ट चीज़ क्या है कि प्रधानमंत्री जो चुनाव जीते हैं उनको लाके चुनाव जिताया जाए। लेकिन चुनावी मुद्दे क्या है? लोकसभा चुनाव में कहा गया था कि अच्छे दिन आएंगे, वही स्लोगन महाराष्ट्र में क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा है? ये क्यों नहीं कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में अच्छे दिन लाएंगे? वो नहीं कर रहे। वो तो कह रहे हैं कि ये सारे लोग मुझसे 60 दिन का हिसाब मांग रहे हैं। 60 साल का हिसाब कोई नहीं दे रहा। 60 साल जो 60 महीने के हिसाब की बात है। यूपीए सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को इतनी ऊंचाई तक ले गए हैं जो इस देश के इतिहास में किसी भी 5 साल कार्यक्रम में देश का आर्थिक विकास इतनी तेजी से नहीं हुआ है। महाराष्ट्र की सरकार 15 साल से चल रही है, एंटी इनकम्बेंसी की बात होती है। तो क्या 2004 में हमारे खिलाफ 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी? 2009 में क्या 10 साल हमारी सरकार नहीं थी? उस समय हमें लोगों ने क्यों चुन के दिया? पृथ्वीराज जी, आपके ऊपर जो आरोप, खास करके आप जब मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद जो आरोप लगे कि आपने काम नहीं किया, जनता के लिए जो काम हो सकता है जिससे कि वोट मिल सकता था वो नहीं किया। देखिए, अगर काम नहीं किया होता, हमारी साझा सरकार थी जो हमने इतने सारे ढेर सारे निर्णय मैं जब 4 साल के कार्यकाल में था इतने सारे लिए, वो सारे प्रो पीपल थे। सारा झगड़ा ये था कि क्या महाराष्ट्र सरकार लोगों के हित के निर्णय लेगी या कुछ निजी लोगों के हित के निर्णय लेगी। जब निजी निर्णय में थोड़ी सी रोक लगा दी गई, कुछ कानून बदलने की कोशिश की गई जिसमें समय लगता है, नाराजी हुई, आरोप लगे कि हमारे काम नहीं हो रहे। लेकिन क्या आम आदमी के काम नहीं हुए? क्या मुंबई की बात देखिए, मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर, आप मुंबई में आती रहती है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना? अच्छा, ये बताइए पृथ्वीराज जी कि इस बार का चुनाव जो है उसमें जिस तरीके की जुबानी जंग चल रही है हर पार्टियों की और हर लीडर की, तू मैं वाली स्थिति जो है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? मतलब यहाँ तक हो गई कि अजीत पवार जी ये कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन गया तो मैं पृथ्वीराज जी की फाइलें खोल दूंगा। जहां तक मेरे खिलाफ जो आरोप लगे हैं वो आरटीआई का कानून हम लाए हैं, जानते हुए भी कि कोई भी निर्णय हम लेंगे तो जनता उसको जांच सकती है। तो आरटीआई का किसके बारे में कह रहे हैं? कि एक ऐसा कुछ अटपटा नहीं लगता है पृथ्वीराज जी कि जो व्यक्ति आपके यहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोजीशन पर था वो कह रहा है कि मैं मुख्यमंत्री के खिलाफ जो हूँ मैं आरटीआई लगाऊंगा और भ्रष्टाचार की फाइलें खोलूंगा। ठीक, आरटीआई लगाने के लिए कोई उप मुख्यमंत्री को कोई लगने की जरूरत नहीं। आरटीआई की जानकारी तो किसी भी नागरिक को है। लेकिन ये कहना कि आरटीआई, जब उप मुख्यमंत्री थे खुद तब तो आरटीआई की जरूरत नहीं थी, तो एक फोन करना था। जब तक सरकार नहीं गिरी थी उनको पूरा अधिकार था कि एक फोन करके सारी जानकारी ले लेते, तो उस समय उनको नहीं पता चला। सरकार गिरने के बाद जब नए दोस्त बने, क्या नए दोस्त उनको कहने कि आप ऐसी बातें करो? क्या आप कंफर्म है इस बात से कि एनसीपी और बीजेपी में कोई दोस्ती
अच्छी से पक रही है? क्या लग रहा है, आप क्यों ये बार बार बोल रहे हैं? मैं ये इसीलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस और एनसीपी का 15 साल का रिश्ता आगे नहीं चल सका। कौन जिम्मेदार है? मेरे को और हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को जिम्मेदार मानते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, उन्होंने, शरद पवार ने तो मार्क किया हुआ है, पृथ्वीराज चौहान और राहुल गांधी ने, दो ने मिलकर के ये पूरी दोस्ती जो है उसका बंटाधार कर दिया। देखिए ऐसे ये गलत इसलिए है, और ये बिल्कुल गलत इसलिए है कि जब भी कोई बातचीत होती है, हम अब तक 5 चुनाव, साझा चुनाव लड़े हैं, प्री पोल अलायंस में लड़े, 6ठा चुनाव रहता, हमेशा सीटों के बारे में बातचीत होती है। लेकिन ये पहली बार ऐसे हुआ क्योंकि घर के व्यक्ति अजीत पवार आज पार्टी के डेप्यूटी सीएम थे। पहले जो डेप्यूटी सीएम थे वो कोई बाहर का आदमी था। अब पॉलिटिकल पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एक हाथ में चली गई, तो उनका बात करने का तरीका अलग था। पहले दिन उन्होंने जब कहा कि हमको भाई साहब 30 सीटें ज़्यादा चाहिए तो बातचीत मत करिए, जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी हुई। पिछले चुनाव में 10-7 सीटों की अदला बदली हुई थी, अब की बार हम 10 सीटें छोड़ने को तैयार थे, कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा 30 सीट या बात नहीं होगी। अगर ऐसी कोई पूर्व कंडीशन रखें तो बातचीत करना मुश्किल होता है। फिर भी हम आगे गए, आगे बढ़े। पवार साहब की सोनिया जी से बात हुई, पवार साहब की एंटनी जी से बात हुई, और हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी होती रही, फॉर्मल हुई या इनफॉर्मल हो। लेकिन लास्ट डे ऑफ फाइलिंग के 2 दिन पहले हम जब आमने सामने बैठे, एक नई कंडीशन रखी गई, और ये नई कंडीशन थी कि मुख्यमंत्री पद का 5 साल का कार्यकाल हम दोनों बांट लेंगे, चाहे कितने भी विधायक किसी पार्टी के हो। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी की सरकार जब 95 में बनी, तब से ये फॉर्मूला चला है। और मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर की बात करें तो सब जगह यही बात है कि जिस अलायंस पार्टनर के ज़्यादा एमएलए चुन के आएंगे, उसी का प्रधानमंत्री, उसी का मुख्यमंत्री रहेगा या देश में प्रधानमंत्री रहेगा। क्या दिल्ली की सरकार में क्या शिवसेना का प्रधानमंत्री आप बना सकते हैं कि भाई रोटेशन में बन जाए तो बनेगा? कोई नहीं बनेगा। तो क्या आपको लगता है कि ये प्री प्लान्ड था उनका? अब इसका और क्या नतीजा मैं निकाल सकता हूं? 2 दिन पहले नई कंडीशन तो ये कह रहे कि भाई सोनिया गांधी चाहती थी, उन्होंने तो इंटरव्यूज दिए हैं कि सोनिया जी चाहती थी कि ये अलायंस। देखिए अब वो क्या कहते हैं उसके मैं एक और तक देता हूं। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि कौन क्या कहना चाहता है। एक फैसला हुआ, चाहे गलत हो चाहे सही हो, किसने किया वो अलग बात है। फैसला हो कि हम साथ में चुनाव नहीं लड़ेंगे, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताया जब बीजेपी ने फैसला किया शिवसेना के साथ चुनाव गठबंधन तोड़ने का, उसके 10 मिनट के अंदर एनसीपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। हमें बिना बताए, हमसे फ़ोन पे बातचीत बिना कहे कि हम तोड़ रहे हैं या हम अलग जा रहे हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस घोषित कर दिया। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या किया? उसके बाद उन्होंने सरकार गिरा दी। जो साझा सरकार चल रही थी, राज्यपाल महोदय को पत्र दिया कि हम अब समर्थन नहीं दे रहे, मेरी सरकार माइनॉरिटी में आ गई थी, मैंने तुरंत इस्तीफा दिया। राज्यपाल महोदय ने मुझे बताया और कहा कि आप काम चलाओ सरकार चलाइए, क्योंकि 15 दिन बचे थे चुनाव में। लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ जब गवर्नर साहब ने रिकमेंड कर दिया कि प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया, सिर्फ 15 दिन के लिए। मैंने हमें एक्सपर्ट से बात की, हमारे जो विधि के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात की, कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन प्रेसिडेंट्स रूल लगाया। और ये मेरा आरोप है कि एनसीपी ने जानबूझ के महाराष्ट्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी के हाथ सौंप दी है, क्योंकि प्रेसिडेंट्स रूल यानी होम मिनिस्ट्री का रूल, यानी प्राइम मिनिस्टर का रूल। पर एक बात बताइए कि पोस्ट पोल क्या कोई सिनेरियो ऐसा आप देख रहे हैं जिसमें आप और एनसीपी यानी कांग्रेस और एनसीपी फिर से साथ आ सकती है? मुश्किल लगता है, क्योंकि मैं तो महाराष्ट्र की जनता से अपील कर रहा हूं कि जिस तरह से देश की जनता ने एक पार्टी के हाथ देश की सत्ता सौंप दी, हमें आश्चर्य हुआ। ये एक बात चल रही थी कि शायद बीजेपी की ज़्यादा सीटें आएंगी, लेकिन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की बात तो कोई नहीं कर रहा था, लेकिन लोगों ने उस तरह का वर्डिक्ट दिया। और मैं समझता हूँ कि लोग तंग आ चुके हैं साझा सरकारों से। दिल्ली का अनुभव देखा है, महाराष्ट्र का अनुभव देखा है, लोग एक पार्टी को पूरा बहुमत दे के मूड में मुझे दिख रहे हैं। और कांग्रेस ने जो 15 साल में जो काम किए हैं, विकास के काम जो किए हैं, प्रो पीपल पॉलिसी की है, कोई कम्युनल एजेंडा नहीं चलाया, उसके चलते कांग्रेस के एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलने के काफी अच्छे आसार हैं। लेकिन ये आप कैसे कह रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में मोदी कहते हैं हम आ रहे हैं 100%, अपनी बीजेपी की अपनी आप में मेजॉरिटी आ रही है। वो तो इस तरीके के डंके की चोट पे बात कर रहे हैं। जो पार्टी लड़ती है चुनाव, वो ये कहेगी क्या कि मैं हार रहा हूं करके? तो मोदी जो उनको कहना है कहने दीजिए, हम जो कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि आज
भाजपा के पास कोई नेतृत्व नहीं है, इसीलिए वो मोदी जी को लाके इतनी सारी सभाएं कर रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र की सरकार रिमोट कंट्रोल से दिल्ली में बैठ के चलाएंगे? अच्छा, एक बात बताइए कि जिस तरीके से जो सेक्युलर वोट्स का डिवीजन होगा इस बार, खास करके एनसीपी और कांग्रेस के तोड़ने के बाद, उसका बेनिफिट तो मोदी ही लेके जाएंगे ना, ये तो आप मानते हैं? मैं नहीं समझता कि सेक्युलर वोट को कोई डिवीजन होगा। सेक्युलर वोट सिर्फ कांग्रेस को मिलेंगे कि जो कार्रवाई एनसीपी ने अभी की है, विशेषकर सरकार गिराकर प्रेसिडेंट रूल लाकर मोदी के हाथ में चाहे 15 दिन के लिए हो महाराष्ट्र की सरकार सौंप दी है। अब राज्यपाल को यानी कि केंद्र सरकार को पूरे अधिकार मिले हैं महाराष्ट्र की बागडोर संभालने का और महाराष्ट्र के लिए निर्णय लेने का। क्या जरूरत थी? क्या एनसीपी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या माइनॉरिटी वोटर्स को बताएंगे कि क्यों उन्होंने सरकार गिराई और क्यों नरेंद्र मोदी के हाथ महाराष्ट्र की सरकार सौंप दी है? इसमें कोई शक नहीं है। अगर किसी को पता नहीं हो, आज पूरी तरह से राष्ट्रपति शासन यानी केंद्र सरकार का शासन यानी नरेंद्र मोदी जी ने भेजे हुए लोगों का शासन महाराष्ट्र में चल रहा है। लेकिन मोदी ने अपने अलायंस पार्टनर शिवसेना को यह मैसेज दे दिया है कि हम बाला साहब के सामने के लिए कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। इसका मतलब उन्होंने अपने दरवाजे वापस से अलायंस करने के लिए खोल लिए। आपको नहीं लगता है कि राजनीति ये कहती है कि कांग्रेस और एनसीपी को भी इस तरीके का कोई एक शगुफा छोड़ देना चाहिए कि अगर बाद में जरूरत पड़े तो फिर आ जाए साथ में? ये फैसले मेरे लेवल पे नहीं होते, लेकिन जहां तक कि भाजपा का और शिवसेना का आपने जो जिक्र किया, उसको टूटने का एकमात्र कारण था भाजपा का घमंड। उन्होंने साफ कह दिया कि अब हमको शिवसेना की जरूरत नहीं है, हमारे टर्म्स पे अगर आना चाहे तो आए, लेकिन अब हम अपने बलबूते पे जीतने के लिए सक्षम है। और इसी के चलते शिवसेना और भाजपा का 25 साल पुराना रिश्ता टूट गया। अब यह घमंड कहां तक आगे चलेगा, किस तरह से सरकार चलेगी, और जिस तरह से केंद्र सरकार चल रही है, जिस तरह से प्रधानमंत्री ना कि देश के प्रधानमंत्री बल्कि गुजरात के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, चिंता है। हम महाराष्ट्र के लोगों को बहुत गहरी चिंता है। लेकिन शिवसेना भी आप पर भी उसी तरीके के अटैक कर रहे हैं। सामना की अगर आप लेख पढ़ लें और उसका अगर हिंदी में ट्रांसलेशन कर लें, वो तो कुछ अजीब अजीब से शब्द सामने आएंगे। अज्ञानी व्यक्ति जिसको एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ जानकारी नहीं थी, और यहाँ पे कांग्रेस का बेड़ा गर्क करने के लिए ऐसा व्यक्ति, इस तरीके के वो आरोप लगा रहे हैं। सामना से या शिवसेना के एडिटोरियल जो है वो मेरी तारीफ तो करने से रहे, और जितनी मेरी आलोचना करेंगे उतना मेरे को ज्यादा फायदा होगा। जिस तरीके का शावनिज्म जिसे कह सकते हैं, महाराष्ट्रियन शावनिज्म, या जिस तरीके का गुजराती शावनिज्म दिख रहा है मुंबई में, खास करके महाराष्ट्र में, गुजराती और महाराष्ट्री सब साथ मिलके रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की बातें शिवसेना के चीफ कह रहे हैं कि गुजरातियों को यहाँ से चला जाना चाहिए, सारे बिजनेसमैन यहाँ से चले जाओ, इस तरीके की बातें जब प्रदेश में हो रही तो आप क्या देख रहे हैं? प्रदेश की पॉलिटिक्स को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, देश में क्या होगा, राज्य में क्या होगा, ये शिवसेना नहीं तय करेगी। राज्य में क्या होगा महाराष्ट्र की सरकार तय करेगी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तय करेंगे। लेकिन शिवसेना और उद्धव ठाकरे तो मराठा अस्मिता की बात कर रहे हैं ना, कि इस बार मराठा अस्मिता, महाराष्ट्र की अस्मिता की बात है, इसलिए शिवसेना को जिताइए। मराठी मानुष जिसको बोलते हैं उसकी बात करते हैं। इसका मतलब एक वेल्ड अटैक है नॉन महाराष्ट्रियंस के ऊपर। नॉर्थ इंडियन आए तो उनको यू आर नॉट वेलकम, गुजराती आए तो उनको नहीं आने देंगे, वहाँ काम नहीं करने देंगे। ये महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है, नहीं रही है। और जहाँ तक कि आम आदमी के लिए हमने काम किया है, जिसमें कि मराठी मानुष है, मराठा है, सभी कम्युनिटी है, सभी जाति हैं, उनके लिए जो काम हमारी सरकार ने किया है वो किसी ने नहीं पहले किया। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन पर बात करते हैं पृथ्वीराज जी। आपकी पार्टी कांग्रेस के अंदर खुद ही इतनी ज्यादा गुटबाजी है और जिस तरीके की पॉलिटिकिंग चलती है कि आप इस प्रदेश के कांग्रेस के चेहरे हैं, आप इस प्रदेश के कांग्रेस के मुख्यमंत्री, आज तक लोग स्वीकार नहीं कर रहे। देखिए, इसमें क्या है कि एक एस्पिरेशन तो हर एक के होते हैं। कई सीनियर नेता है, उनकी भी भावना थी कि भाई शायद हमें मौका मिले, तो उस समय तो ठीक है। लेकिन ये गलत बात है कि सारी कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ रही है। चुनाव हम लड़ रहे हैं, बहुत सारे सीनियर लीडर्स प्रचार पे जा ही नहीं रहे हैं। इसका कारण ये है कि कई सीनियर लीडर्स खुद की अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में फंसे हुए हैं, क्योंकि चुनाव बहुत आसान नहीं है। और विशेषकर लोकसभा चुनाव के दौरान जो रिजल्ट आए अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से,
ज़्यादातर मंत्री जो हैं, जो सीनियर लीडर्स है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोकसभा में नेगेटिव रिजल्ट आया था, तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। और देखिए कितने लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा के कितने लोग जा रहे हैं। दिल्ली के सीनियर नेता इतने क्यों नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर? आ रहे हैं, जैसे हमारी शीर्ष नेता सोनिया जी आएंगी, राहुल जी आएंगे, लेकिन उस तरीके से नहीं आ रहे हैं जिस तरीके से मोदी जिस तरीके से रैलियां कर रहे हैं, उस तादाद में नहीं आ रहे। भाजपा में पैनिक है, उनको पता है कि अगर मोदी को नहीं घुमाएंगे वो, तो शायद उनके पास कोई नेतृत्व नहीं है जो जिता सकेगा पार्टी को, तो वो अपनी रणनीति कर रहे हैं। उसमें मैं तो कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी भी असेंबली चुनाव में प्रधानमंत्री अपना सारा कामकाज छोड़ के अपनी पार्टी को जिताने में इतनी सारी समय महाराष्ट्र में बिता रहे हैं, इसका मतलब भाजपा को चिंता है कि शायद नहीं जीत पाएंगे। नहीं, पर ये भी तो हो सकता है कि भाजपा को लग रहा है कि इस बार इतना बड़ा दांव है कि पूरी तरीके से अपनी पूरी ताकत झोंक दो और हम आ जाएं। ठीक है, आ जाएंगे नहीं है, दो बातें हैं। इतना बड़ा दांव इसलिए है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा अगर भाजपा ना जीते तो, इसलिए वो अपनी खुद की साख बचाने के लिए घूम रहे हैं। सरकार चाहे आए, सर मुख्यमंत्री कौन बने, बहुत अच्छा रहेगा मोदी जी के हिसाब से कि वो राष्ट्रपति शासन चालू रहे, जिसकी संभावना बिल्कुल असंभव है ऐसे मैं नहीं कहूंगा। क्यों आप ये क्यों कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन? क्योंकि अगर 5 पार्टियां बड़ी और करीब करीब 100 के करीब छोटी पार्टियां लड़ रही है, अगर किसी पार्टी का स्पष्ट बहुमत नहीं आया और जो अलायंस पार्टनर पुराने थे वो नहीं साथ में आए, तो ये संभावना नकारी नहीं जा सकती। और वो बहुत अच्छा लगेगा नरेंद्र मोदी जी को, बड़े आसानी से वो एक और राज्य को खुद चलाएंगे दिल्ली से बैठ के। तो महाराष्ट्र की जनता के सामने पर्याय है कि एक पार्टी को बहुमत दे, और वो पार्टी बीजेपी नहीं हो सकती क्योंकि ना तो उनके पास कोई नेतृत्व है, ना उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ कांग्रेस का अच्छा है और कांग्रेस के पास वो वाइड स्प्रेड लीडरशिप है। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर अजीत पवार जी को थोड़ा साइड में करे शरद पवार जी, तो आप और एनसीपी साथ आ सकते हैं? देखिए, मैं उस पर बिल्कुल टिप्पणी नहीं कहूंगा कि 15 तारीख तक इंतजार कीजिए, उस समय हमारा एक ही लक्ष्य है, जीतना चुनाव। अगर चुनाव के जो नतीजे आते हैं उसके बाद ही कुछ संभावना निकलेंगी। आप अपनी पार्टी को कितनी सीटें दे रहे हैं? मैं अपनी पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से जीतेगी। ये पॉलिटिकल बात नहीं कीजिएगा, एक सावी राजनीतिक की तरह जो कि हर चीज को देखता है उसकी बात। आंकड़े तो कभी आंकड़ों में मैं कभी जाता नहीं, क्योंकि चुनावी आंकड़े के हमारे पास अपने सर्वे हैं, आप लोग सर्वे दिखा रहे हैं, पॉपुलैरिटी रेटिंग्स दिखा रहे हैं, वो अपनी जगह है। वो टीआरपी रेटिंग बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें होती है, लेकिन हम चुनाव जीतना चाहते हैं और चौथी बार महाराष्ट्र की जनता कांग्रेस के हाथों महाराष्ट्र की बागडोर सौंपेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। चुनाव जीतना चाहते हैं और सरकार बनाना चाहते हैं? जी हाँ, सरकार तो कांग्रेस की बनेगी। किसके साथ बनाना चाहते हैं? साथ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता, जिसे देश की जनता ने एक डिसाइसिव मैंडेट दिया, एक अलायंस के खिलाफ मैंडेट दिया, उसी तरह का मैंडेट महाराष्ट्र की जनता अलायंस के खिलाफ मैंडेट देगी। मतलब स्थिर सरकार के लिए 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी कोई मैटर नहीं करता है? 10 साल का जब एंटी इनकम्बेंसी नहीं मैटर किया, 5 साल का नहीं किया। एंटी इनकम्बेंसी कोई सिर्फ साल में नहीं गिना जाता। एंटी इनकम्बेंसी होता है अगर अच्छी सरकार दे या बुरी सरकार दे। अगर आपका गवर्नेंस खराब है, लोगों को पसंद नहीं आता, तो चाहे आप 3 साल में भी आपको लोग निकाल के हटा सकते हैं। लेकिन जब अच्छा काम कर रहे हैं, और विशेषकर उसकी तुलना जो शिवसेना बीजेपी के 5 साल का कार्यकाल 95 से लेकर 99 लोगों ने देखा है, उसके साथ महाराष्ट्र की कांग्रेस एनसीपी सरकार के लोगों ने तुलना कर बार बार एनसीपी कांग्रेस को, चाहे एंटी इनकम्बेंसी हो या नहीं हो, चुन के दिया। अब की बार वही होगा, लेकिन अब की बार कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी। ये आप इतने दावे के साथ कह रहे हैं, लोग बोलेंगे कि 15 साल की सरकार के बाद और इस तरीके की स्थिति होने के बाद कांग्रेस के लीडरान इस तरीके की बात कर। अगर अच्छा सरकार हमने चला, अच्छा काम किया है, लोगों के लिए काम किया है, तो क्यों नहीं लोग वोट करेंगे? आप आश्वस्त हैं? बिल्कुल। देखिए, हम लोगों के पास यही जाके कह रहे हैं कि आप खंडित जनादेश ना दीजिए, एक आदमी के हाथ दीजिए, एक पार्टी के हाथ दीजिए, एक विचार के साथ दीजिए। अब भारतीय जनता पार्टी, वो विचार किसी का भी हो सकता है, वो बीजेपी भी हो सकती है, नहीं करेंगे, वो शिवसेना भी हो सकती है। शिवसेना का तो नहीं सवाल उठता, बीजेपी का भी नहीं होगा, क्योंकि लोकमान्यता नहीं है बीजेपी के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार। तो ये थे पृथ्वीराज चौहान जी। मैं अनुराधा प्रसाद,
किसी नई पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।